गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद लिमिटेशन एक्ट 1963। ऑनलाइन में आशिमा राणा गुड आफ्टरनून, रचना शर्मा गुड आफ्टरनून, शुभदीप गुड आफ्टरनून, पायल गुड आफ्टरनून, लीना सिंह गुड आफ्टरनून। अमीशा ऑनलाइन क्यों है, ऑफलाइन क्यों नहीं है आज? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। टोटल 31 सेक्शंस हैं नाम के, वैसे 27 ही है। जो करने वाले हैं वो 27 सेक्शंस हैं। बहुत अच्छा एक्ट है। अच्छी बात यह है कि वेटेज बहुत रखता होता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। किसी भी स्टेट जुडिशरी में एग्ज़ाम दीजिए, लिमिटेशन लॉ में से क्वेश्चंस तो फॉर श्योर है एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। पंजाब हरियाणा की बात करें तो दो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, कभी एक भी आ जाता है, कभी दो भी आ जाते हैं। बट आप देखिए कि सिर्फ छोटे से सेक्शंस करके हम इतने मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने ऐसे एक्ट किए हैं, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट हमने किया, वो भी छोटा सा एक्ट था, इतने से ही सेक्शन से 29 तक उसमें। बट वहाँ पे हमें केसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते थे, जिसके कारण से वो थोड़ा हैवी हो जाता था सब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम केसेस करेंगे बट उस लेवल के उतने ज़्यादा केसेस नहीं करने। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला काम थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट हमारे पास, आपके बेयर एक्ट में ना एक इंट्रोडक्शन का पोर्शन दिया होता है। हम पढ़ते तो वैसे प्रियम्बल से ही है बेयर एक्ट को, जहाँ से सेक्शन 1 स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर हेडिंग दिया होता है। बट ये भी इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जहाँ पे आपका बेयर एक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले अगर एक पेज निकालोगे तो इंट्रोडक्शन लिखा होगा। इसमें से एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब है आपको बैकग्राउंड दे रहा है इस एक्ट की। आप देखिए 1793 तक हमारे पास कोई लिमिटेशन के ऊपर लॉ नहीं हुआ करता था। 1793 तक हमारे पास कोई लॉ नहीं हुआ करता था। इवन 1793 में भी, अभी 2000 चल रहा है, 25, हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। 1793 में भी फर्स्ट टाइम क्या हुआ, रेगुलेशंस पास किए गए। अभी एक्ट नहीं आया है हमारे पास। फर्स्ट टाइम लिमिटेशन लॉ के ऊपर एक्ट आता है हमारे पास 1859 में। फर्स्ट टाइम लिमिटेशन लॉ के ऊपर जो एक्ट आता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1859 में फर्स्ट टाइम लिमिटेशन लॉ के ऊपर हमारे पास एक्ट आता है। फिर फर्दर टाइम एंड अगेन उसको अमेंड किया जाता है। एट प्रेजेंट फिर हमारे पास 1908 में मेजर एक्ट, मतलब लिमिटेशन वाला ही एक्ट है, इससे पहले 1908 हुआ करता था। और अभी एट प्रेजेंट 1963 वाला लिमिटेशन एक्ट जो है हम वो फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो लिमिटेशन लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि पढ़ना क्यों है। हिस्ट्री तो आपको पता लग गया, अभी पढ़ेंगे इसमें ही सारी यही चीज़ लिखी हुई है कि कैसे कैसे ये एक्ट हमारे पास आया। जो लिमिटेशन लॉ हमने पढ़ना है ना, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले तो ये समझिए आप। ऐसा नहीं है कि पार्टीज को बार किया जा रहा है कि आप इतने टाइम पीरियड के बीच में ही सूट लेके आओगे। लिमिटेशन लॉ जो कह रहा है ना, वो ध्यान से सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं, वो ये नहीं कह रहा है कि आपको सिर्फ इतने टाइम के पीरियड के बीच में ही सूट लेके आना है। लिमिटेशन लॉ ये कह रहा है कि आप इस टाइम पीरियड के बाद सूट नहीं लेके आ सकते। दोनों में डिफरेंस है, हालांकि मीनिंग भले ही दोनों का एक ही निकल रहा है जो मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूं। बट जब हम इसका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहां पे अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो ये चीज मेंशन्ड है और दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है। एक चीज होता है कि हम कह रहे हैं कि जितने भी सूट्स आपको लेके आने, फॉर एग्जांपल हम 3 इयर्स के लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, आज किसी चीज का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, तो एक चीज तो कहने को हो जाएगा कि आज से 3 साल के बीच में सूट आना चाहिए। जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, आज से 3 साल के बीच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन जो है वो 3 इयर्स का है। बट ऐसा नहीं है। लिमिटेशन लॉ क्या कह रहा है? लिमिटेशन लॉ कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद कोई सूट नहीं आ सकता। इनडायरेक्टली मीनिंग यही निकल रहा है कि विद इन 3 ईयर सूट फाइल किया जा सकता है। बट लिमिटेशन लॉ सूट फाइल करने के लिए किसी को नहीं कह रहा है। लिमिटेशन लॉ तो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन
आपने सूट फाइल किया तो वो नहीं कर सकते, इट विल बी बार्ड बाय दिस लॉ। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस जो थ्रेट होता है ना किसी चीज का, डर कह लीजिए, वो ठीक नहीं होता है। हर चीज को कभी ना कभी तो एंड होना ही पड़ता है ना, हर चीज का कभी ना कभी तो एंड होना ही पड़ेगा। आप अगर फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी है, उसको पता है कि सामने वाला कभी भी मेरे ऊपर केस कर सकता है, कब तक कर सकता है? इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। तो थ्रू आउट दी लाइफ उसको माइंड में हमेशा यही रहेगा कि सामने वाला कभी भी मेरे ऊपर केस कर सकता है। और स्टेट का जो पर्पस होता है हमेशा लॉ बनाने के लिए, उसमें से एक पर्पस ये भी है, देयर शुड बी एन एंड टू दी लिटिगेशन। लिटिगेशन का एक एंड पीरियड होना चाहिए, कांस्टेंट थ्रेट नहीं होना चाहिए पार्टी के ऊपर कि कभी भी कोई भी आपके ऊपर किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी चीज के लिए केस कर सकता है। तो लिमिटेशन लॉ जो है एक टाइम फ्रेम हमें दे रहा है कि आफ्टर दिस टाइम पीरियड दूसरी पार्टी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो। अब एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन है कंफर्म्ड है, आना ही आना, इसके बिना नहीं आएगा। प्रीलिम्स में भी अगर आप देखोगे एचपी वगैरह में 8-10 क्वेश्चंस आ जाते होते हैं यहाँ से। तो 8 से 10 क्वेश्चंस के बीच में बहुत बड़ी बात है। और पंजाब हरियाणा में भी बहुत क्वेश्चंस आते होते हैं, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, ये अंडरस्टैंडिंग वाला लॉ है। ये क्रैमिंग तो ठीक है, वो केसेस वगैरह तो हर किसी में याद ही रखने पड़ते हैं, बट इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जो पूरा लिमिटेशन लॉ है उसमें हमें समझना ज़्यादा पड़ेगा। अब ये जो लिमिटेशन लॉ है इट इज़ ऑल्सो, जैसे हमने दूसरी साइड भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टार्ट किया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज अ प्रोसीजरल लॉ, लाइकवाइज लिमिटेशन इज अ प्रोसीजरल लॉ। कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएगी क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। सिमिलरली लिमिटेशन लॉ जो है हमारे पास वो भी प्रोसीजरल एंड एडजेक्टिव लॉ है। दूसरा हमने आज ही पढ़ा दूसरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी मतलब लॉ ऑफ द फॉरम, यानी कि जिस कोर्ट के पास ट्रायल चल रहा है उसके रूल्स वहां पे अप्लाई होंगे। सेम लिमिटेशन लॉ इज ऑल्सो लेक्स फॉरी। लिख लेना यहाँ पे कि दिस, कहीं बेयर एक्ट पे स्टार्टिंग में लिख लेना कि दिस इज लेक्स फॉरी। सेम उसके साथ में ही लिख देना इवन भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज लेक्स फॉरी। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब सेकंड चीज आती है कि क्या ये क्रिमिनल पे और सिविल पे दोनों पे लगता है या नहीं एप्लीकेबल होता है? क्या ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होता है लिमिटेशन एक्ट या नहीं होता? अब ये जो है ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, जब हम लिमिटेशन लॉ पढ़ेंगे ना, यहाँ पे थ्रू आउट हम सिविल के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी लिमिटेशन लॉ हम पढ़ रहे हैं थ्रू आउट हम सिविल के बारे में पढ़ेंगे। बट जब हम पीछे आर्टिकल्स पढ़ेंगे वहां पे लिमिटेशन हमें क्रिमिनल लॉ की भी दिया होगा। वी हैव नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, जहां पे ये लिखा हुआ है, अभी लिखना मत इस चीज को, जहां पे ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ सिविल पे अप्लाई होगा। बट एक बारी ये एग्जाम में आता है पंजाब एंड हरियाणा के, और वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था कि लिमिटेशन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सिविल, सेकंड ऑप्शन क्रिमिनल, एंड थर्ड बोथ। तो जित आपको कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि इट इज एप्लीकेबल ऑन सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली। बट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अब ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट, नाम मुझे अभी याद नहीं है जजमेंट का, अब उस क्वेश्चन को जब रिट में चैलेंज किया गया तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। तो ये अगर पंजाब एंड हरियाणा में आ जाता है तो आंख बंद करके लगा देना कि एप्लीकेबल ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। और जब रीजनिंग उन्होंने दी थी बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा था कि दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल्स ही अप्लाई हो रहे हैं दोनों के ऊपर, कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जहां पे जो दोनों के ऊपर लगती है, क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी लगती है। नो डाउट मेजरली इट इज एप्लीकेबल ऑन सिविल प्रोसीडिंग्स, बट उस आंसर के अकॉर्डिंगली, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंगली,
इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये भी यहाँ पे लिख के रख लेना, इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। अब देखिए, जो ऐसे केसेस होते हैं ना जो कभी भी आपके ऊपर फाइल किए जा सकते हैं, एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के बाद एविडेंसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए उतने पीरियड के बाद। अगर कोई विटनेस वगैरह हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि जो सूट्स हैं, जो केसेस हैं, वो एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट में फाइल करने चाहिए, ताकि जो एविडेंसेस हैं वो खत्म ना हो जाएं उस सूट से रिलेटेड। और हमने आपको ये भी पता है कि हमने ये स्टार्टिंग में कहीं किसी लॉ में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि पार्टीज मस्ट नॉट बी स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स। पढ़ा हुआ है ना, एसआरए में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, पार्टीज अपने राइट्स के ऊपर स्लीपिंग नहीं रहेगी, यानी कि जो विजिलेंट है पार्टीज उन्हीं को रिलीफ मिलेगा। तो ये लॉ इसी मैगजीम के ऊपर बेस्ड है कि जो पार्टीज है वो अपने राइट्स के लिए हमेशा क्या रहेगी, विजिलेंट रहेगी। विजिलेंट मतलब आप सो रहे हो, 100 साल के बाद जाग रहे हो कि हाँ ये केस भी तो बनता था, आज फाइल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक प्रेस्क्राइब्ड यहाँ पे पीरियड दे दिया गया है कि अगर सूट फाइल करना है तो विद इन दिस पीरियड कर लीजिए, आफ्टर दी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। तो लिमिटेशन लॉ का मीनिंग तो आपको समझ आ रहा है, सिविल पे भी लगेगा, क्रिमिनल पे भी अप्लाई होगा। उस पीरियड के बीच में ही आपको सूट लेके आना है, आफ्टर दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब देखिए, हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, यानी कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास लिमिटेशन लॉ आया। फ्रॉम द ईयर 1793 regulations were passed from time to time for fixing the period of limitation for institution of action, but till, यानी कि 1793 तक क्या था, कोई लॉ नहीं था हमारे पास। बट अब क्या किया, 1973 से इन्होंने रेगुलेशंस पास करने शुरू कर दिए जो लिमिटेशन पीरियड को गवर्न कर रहे थे। अभी भी लॉ नहीं आया, एक्ट नहीं आया, स्टैट्यूट नहीं आया हमारे पास, सिर्फ रेगुलेशंस हैं हमारे पास। अब आगे देखिए, बट टिल 1859, 59 तक कुछ नहीं था, 1859 तक ये रेगुलेशंस ही फॉलो हो रहे थे। 1859 नो डेफिनेट लॉ ऑफ लिमिटेशन केम इनटू फोर्स, हमारे पास कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन था ही नहीं। बट इन द ईयर, फर्स्ट टाइम देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द ईयर 1859 फॉर द फर्स्ट टाइम अ लॉ on the subject of limitation was passed by act this of 1859। but हुआ क्या, which came into operation in the year 1862। ऑपरेशन में वो लेट आया। जैसे अगर हम बात करें, जो आपके क्रिमिनल लॉज है 23 के हैं, बट इन ऑपरेशन तो 24 में आ रहे हैं ना। तो ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बारी हमारे पास लिमिटेशन लॉ कब आया, 1859 के एक्ट के थ्रू लिमिटेशन लॉ आया। उससे पहले क्या था, रेगुलेशंस चल रहे थे, उससे पहले रेगुलेशन से लिमिटेशन पीरियड को गवर्न किया जाता था। आगे देखिए, बिफोर द एक्ट ऑफ 1859 केम इनटू ऑपरेशन, टू सिस्टम्स ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन वर अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया। जब तक ये एक्ट नहीं आया था ना हमारे पास, तो जो इंडियन कोर्ट थी वो दो सिस्टम ऑफ लिमिटेशन लॉ अडॉप्ट कर रहे थे। कौन से, देखिए, इन दी प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। अब ये प्रेसिडेंसी टाउन्स, जो ये बड़ी कोर्ट्स हैं, जो ये हाई कोर्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए आज की डेट में भी क्या है, आपके पास हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट तो नहीं था ना, प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। फिर हाई कोर्ट्स हैं ये हमारे पास। इससे नीचे की जो कोर्ट्स हैं आज की डेट में क्या होती हैं, सिविल जज वगैरह की कोर्ट्स होती हैं, मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स होती हैं। सिविल साइड पे सिविल जज को मुंसिफ कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था, मुंसिफ कोर्ट्स। यानी कि जो लोअर जुडिशरी की कोर्ट्स है उसको क्या कहते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स। जो प्रेसिडेंसी कोर्ट्स ऑफ कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे थी, इट वाज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट।
और इससे ऊपर प्रीवी काउंसिल इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो वो कह रहा है इस एक्ट के आने से पहले हमारे पास दो सिस्टम चल रहे थे। बिफोर द एक्ट इतना केम इनटू ऑपरेशन, टू सिस्टम्स ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन वर अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया in the presidency towns of Kolkata, Madras and Bombay. The courts followed the English law, and in the मुफासिल्स, मुनसिफ्स एक ही बात है, यानी कि लोअर कोर्ट्स की बात हो रही है। मुफासिल्स द कोर्ट्स एडमिनिस्टर्ड द लॉ एज लेड डाउन बाय द रेगुलेशंस। तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि है नहीं ना हमारे पास, एक्ट तो आया नहीं है। एक्ट कब आया पहली बारी? 1859। तो 1859 से पहले दो सिस्टम चला करते थे। जो बड़ी कोर्ट्स थी यानी कि कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे कोर्ट, जो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है, वो क्या कर रहे थे? वो इंग्लिश लॉ को फॉलो कर रहे थे। बट जो मुनसिफ कोर्ट्स थी, मुफासिल्स जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रही थी? वो जो ये रेगुलेशंस बनाए गए थे ना, वो उन रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। फिर क्या होता है? विच वर पास फ्रॉम टाइम टू टाइम। द एक्ट ऑफ 1859 वाज फॉलोड बाय द एक्ट ऑफ 1871। कुछ नहीं है, नया एक्ट आया फिर, जैसे अभी बीएनएस आ गया आपके पास पुराने क्रिमिनल लॉज को खत्म करके। द एक्ट ऑफ 1871 वाज फॉलोड बाय 1877। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। सम अमेंडिंग एक्ट्स वर आल्सो पास्ड। फाइनली द क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग क्या होता है? आपको समझाया ना, एक साथ लेके आना, उस सब्जेक्ट को एक साथ लेके आना। भले ही अब यहाँ पे हमारे पास एक्ट पास हो गया था, बट फिर भी रेगुलेशंस तो चल ही रहे थे ना बाय द साइड। तो अब अगर हमें उसे एक साथ लेके आना है, क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन फॉर, ध्यान से देखना, सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। तीन चीजों को कवर कर रहा है सिर्फ। जो पुराना एक्ट था हमारे पास, वो स्पेसिफिकली नहीं बता रहा था कि सिर्फ सूट्स पे लगेगा, एप्लीकेशन पे लगेगा या प्रोसीडिंग्स पे चलेगा। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बता दिया। ये जो फर्स्ट टाइम हम कंसोलिडेट कर रहे हैं कि जितना भी लॉ ऑफ लिमिटेशन रिलेटिंग टू सूट है, अपील है, एप्लीकेशन है, वाज टेकन अप बाय द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908। अब यहाँ पे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला, 1859 से पहले हमारे पास कोई एक्ट नहीं था, पहले क्या था? रेगुलेशंस थे। 1859 में पहली बारी एक्ट आया, साथ में रेगुलेशंस भी चल रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम कंसोलिडेट होता है लिमिटेशन एक्ट सूट से रिलेटेड, अपील से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड। कब? 1908 में। सीपीसी का ईयर याद रख लेना, 1908। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि लिमिटेशन लॉ कब हमारे पास पहली बारी आया, एक्ट कब आया, तब तो 1859 ही है आंसर। बट अगर आपसे वो पूछ रहा है लिमिटेशन लॉ को कब कंसोलिडेट किया गया एज रिगार्ड्स टू सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन, तो वो आंसर आ जाएगा 1908। ठीक है, फिर फर्दर देखिए। क्वाइट लॉन्ग टाइम विद दी, रह गया कुछ, was passed. The act 1908 continued in operation for a quite long time. With the passage of time, it was felt that more suitable legislation may be brought out. मोर सुटेबल, हम कह रहे हैं 1908 वाला भी इतना सुटेबल नहीं है, इससे बेटर सुटेबल लॉ हम ला सकते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट लॉ है उसको पास करने के पीछे जो पर्पस था वो क्या था कि मोर सुटेबल लॉ जो है वो लाया जा सकता है। लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में पूछा जा चुका है एक बारी। लॉ कमीशन इन इट्स थर्ड रिपोर्ट डेटेड छोड़ दीजिए, made various recommendations. On the recommendations of law commission of limitation bill law commission, limitation bill was introduced in Lok Sabha on this, but it lapsed on account of dissolution of Lok Sabha. It was again introduced in the parliament 1962 और पास होता है ये जाके 1963 में। तो ये जो हमारा प्रेजेंट एक्ट है, ये याद रख लेना कि ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की थर्ड रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने थर्ड रिपोर्ट में बताया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर हमें एक बेटर सुटेबल लेजिस्लेशन क्रिएट करने की जरूरत है। उसकी बदौलत हमने एक नया लॉ बनाया और उसको पार्लियामेंट में
पास करवाया, 1963 का एक्ट हमारे पास आता है। आपको हिस्ट्री क्लियर हुई। सिर्फ याद क्या रखना है यहाँ से हमें कि 17 जो भी ईयर है वो 7, उससे पहले हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं थी। 1750, 1793, इससे पहले कोई लेजिस्लेशन नहीं थी। 1793 से रेगुलेशंस आए। यहां तक हो गया। फिर हमें याद रखना है जो 1859 का पीरियड है वहां पे पहली बारी एक्ट आता है। फिर 1908 का जो पीरियड है वहां पे पहली बारी इनको कंसोलिडेट किया जाता है। किसके रिगार्डिंग? सूट्स, अपील और एप्लीकेशन। फिर 1908 के बाद एक सूटेबल लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट थी। थर्ड रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से वो हमारे पास आ जाती है और 1963 का एक्ट पास हो जाता है। प्रीलिम्स में इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में तो कभी भी नहीं आएगा। बैकग्राउंड आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए। इसके बाद बेयर एक्ट निकालिए आपका। एन एक्ट टू, ये प्रियम्बल पढ़ रहे हैं हम। लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रियम्बल। एन एक्ट टू कंसोलिडेट and amend the law of limitations of suits and other proceedings for purpose connected therewith। तो इसका जो पर्पस क्या था, मतलब इसको एक्ट को पास करने का, कंसोलिडेट करना, बेटर लेजिस्लेचर लेके आना। कंसोलिडेट तो फर्स्ट टाइम हमने 1908 में ही कर दिया था, बट उसको बेटर लेजिस्लेचर से लेके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पुराने वाला आईपीसी हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि एक्ट पास हो रहा है डिफाइन करने के लिए। नया पढ़ोगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है डिफाइन करने के लिए, अमेंड करने के लिए। तो वो चीज़ तो सेम ही रहेगी ना। फर्स्ट टाइम तो 1908 में कंसोलिडेट किया, बट अभी भी उसका जो पर्पस है प्रियम्बल में यही लिखा हुआ है, कंसोलिडेट करने के लिए या फिर अमेंड करने के लिए उस चीज़ को पास की। टाइम एंड अगेन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट 1963। क्या कह सकते हैं इसको? लिमिटेशन एक्ट 1963। फिर इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। आपके बेयर एक्ट अगर पुराने हैं तो हो सकता है उसमें लिखा हो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको काट देना, क्योंकि 2019 में जो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे पास आता है उसके बेसिस पे नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। फिर इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। डेट लिख लीजिए इसमें, 1 जनवरी 1964 लिखा होगा आपके बेरेक्ट में, बट यहाँ पे फिर से लिख लीजिए 1 जनवरी 1964, यानी कि आज ही के दिन। 64 की बात हो रही है पर दिन तो आज ही का था, आज भी तो 1 जनवरी है। तो याद रख लेना 1 जनवरी 1964 को ये फोर्स में आता है हमारे पास। प्रीलिम्स के लिए एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ये पूछा जा सकता है एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अगर ऑप्शन दिया भी होगा जे एंड के तो टिक मत करना, वो लॉ चेंज हो चुका है। नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन वाला पार्ट। डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, ये ध्यान से देखना। डेफिनेशन क्योंकि यहाँ से पूछ ली जाती है। एक चीज़ तो याद रख लेना, सेक्शन 2 में दिया हुआ है जितने भी मैक्सिमम एक्ट आपको मिलेंगे ना, कुछ को छोड़ के मैक्सिमम आपको डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलेगी। कुछ एक्ट्स में आपको सेक्शन 3 में भी मिल जाएगी, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह हमने पढ़ा, बट मैक्सिमम जगह पे आपको सेक्शन 2 में। आप अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हो, उसमें सेक्शन 2 में है, बट अगर इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ोगे उसमें 3 में थी, ठीक है। तो आप देखिए डेफिनेशन, एक चीज़ और याद रखना, अल्फाबेटिकली दिया हुआ है। इन केस कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका एग्जैक्ट क्या था, मतलब कौन से उसमें, तो याद रख लेना यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, जैसे डिक्शनरी में दिया होता है ना, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे प्रीलिम्स में, ठीक हो जाएगा आंसर अगर ये चीज़ आपको याद होगी। देखिए एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन होता है? जो एप्लीकेशन लगा रहा है वही तो एप्लीकेंट हुआ ना, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, एप्लीकेंट का मतलब है अ पिटिशनर। जो पिटिशन फाइल कर रहा है वो भी एप्लीकेंट हुआ,
दूसरा, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट derives हिज राइट टू अप्लाई, जिससे किसी पर्सन से अगर वो अपना राइट टू अप्लाई डिराइव कर रहा है, वो भी एप्लीकेंट हुआ यहाँ पे। ये नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर जो फाइल कर रहा है वही एप्लीकेंट हुआ। फिर एनी पर्सन whose estate is represented by the applicant as executor, administrator और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए पिटिशनर मतलब फॉर एग्जांपल एक टेनेंट है, टेनेंट ने सूट फाइल करना है, तो यहाँ पे पिटिशनर हुआ टेनेंट, यानी कि वो कौन हुआ, एप्लीकेंट हुआ। दूसरी सिचुएशन, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई। अब यहाँ पे उसका जो राइट है, टेनेंट को कैसे राइट मिला हुआ है, अगर उसको सपोज किसी ने डिस्पोजेस कर दिया वहां से, तो ऐसा थोड़ा ना कि टेनेंट ही करेगा अब सूट फाइल, लैंडलॉर्ड कर ही नहीं सकता है। तो एनी पर्सन जिससे उसको टाइटल मिला हुआ है, उसने डिराइव किया अपना टाइटल, वो भी यहाँ पे एप्लीकेंट हो सकता है। तीसरी सिचुएशन ध्यान से देखना, एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट। जो फाइल कर रहा है ना, जो एप्लीकेंट है, एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट, किसी पर्सन की एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एप्लीकेंट, कैसे, एज अ एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर क्या होता है, जब कोई विल बनाई होती है किसी ने और उसने लिख दिया कि मिस्टर एक्स जो है वो मेरा एग्जीक्यूटर है, मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर एक्स करेगा, इस तरह से करेगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर क्या हो गया, अगर कोई विल बनाता है और विल में अपना एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर एक्स करवाएगा और इस तरह से करवाएगा, तो वो उसका एग्जीक्यूटर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी एग्जीक्यूटर होता है बट नॉट अपॉइंटेड बाय द विल, विल में नहीं। अगर कोई बिना विल के किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कोर्ट इनटू फोर एक्ट आएगा। कोर्ट क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे उस पर उसी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, इसने एक विल बनाई थी और बोला कि मिस्टर बी मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा, इस तरह से सब लिख दिया उसने उसमें। तो मिस्टर बी क्या हुआ यहाँ पे, एग्जीक्यूटर हुआ। दूसरी सिचुएशन, मिस्टर ए की डेथ हो जाती, कोई विल ही नहीं बनाई, विदाउट एनी विल, अब उसकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, डिस्प्यूट खड़ा हो गया, अब कोर्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है। तो कोर्ट ने क्या किया, वहां पे एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, सपोज मिस्टर एक्स को। उस मिस्टर एक्स को क्या कहा जाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा। फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव, उसके एलर्स वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। तो इतना याद रख लेना कि यहाँ पे वो कह रहा है एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड। मैंने मतलब कोई एग्जीक्यूटर है किसी की एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर किसी की एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी क्या हो जाता है, एप्लीकेंट हो जाता है। एप्लीकेंट जिसने अप्लाई करना है ना, कोर्ट में जाके सूट फाइल करना है, पिटिशनर हो गया, या एप्लीकेशन फाइल करना है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे तीन लोग आ जाएंगे, एक तो वो खुद यानी कि पिटिशनर, दूसरा जिससे उसने टाइटल डिराइव किया है, तीसरा जिस किसी की लैंड को एज अ एग्जीक्यूटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी की लैंड को जो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, मेंस में इसमें से कुछ नहीं आएगा। 2A में दिया हुआ है एक, ये याद रख लेना क्या क्या इंक्लूड होता है, वो याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए, बी, एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन। हम पिटीशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन इंक्लूड द पिटीशन। याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए कि क्योंकि देखो ना, जब एप्लीकेंट में पिटिशनर भी आ रहा है तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि एप्लीकेशन में पिटीशन भी इंक्लूड ही होगी, ठीक है। डिवोर्स पिटीशन या कोई भी पिटीशन आप फाइल कर रहे हो, वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, सी में वेरी इंपॉर्टेंट, ये कम चांसेस होते हैं पूछे जाने के, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स हमारे पास होती है, एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होता है प्रोमिसरी नोट। चेक भी होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे ना, वहां पे डिटेल में देखेंगे इसको, बट अभी के लिए सिर्फ मीनिंग याद रख लीजिए आप। देखिए,
प्रोमिसरी नोट में हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, प्रोमिसरी नोट में हम क्या कर रहे हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको इतनी अमाउंट पे करूंगा, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स सम ऑफ रुपीज दिस दिस दिस। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक रिटर्न प्रॉमिस है, ठीक है। और एक होती है हमारे पास टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक मोड है, बट यहाँ पे हम प्रॉमिस नहीं करते, यहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं किसी को, यहाँ पे हम किसी थर्ड पार्टी को ऑर्डर करते हैं कि इतने पैसे इसको दे देना। जहां पे प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न प्रॉमिस है, वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो रिटर्न ऑर्डर है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना, ये एक रिटर्न ऑर्डर है। मैंने अपने बैंकर के ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया कि आपने ऑन और बिफोर दिस डेट, और जब सामने वाला डिमांड करेगा या उस दिन, इस एक्स पर्सन को क्या करना है, जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने 10,000 रुपए देने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ किसको, अपने बैंकर को। जरूरी नहीं है कि वो बैंकर को ही हो, वो किसी थर्ड पर्सन को भी हो सकता है। तो अगर मैं अपने बैंकर को, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैंक वगैरह में हम ज़्यादा ये करते रहते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक चेक काटा, अब मैंने चेक काट के तो आपको दे दिया, बट पैसे मैं थोड़ा ना दूंगा आपको। पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे, मेरे बैंक से मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बैंक को ऑर्डर किया है काइंड ऑफ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखिए वो क्या कह रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड अ चेक। मैंने एग्जांपल चेक का सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ। जहां प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिजी, यानी कि एक मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट और दूसरा ड्रॉई जिसकी फेवर में किया जा रहा है। यहाँ पे कितनी पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टीज होती हैं। प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न प्रॉमिस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर है। यहाँ पे लिख लेना, आप डायरेक्ट में ये चीजें याद नहीं रहेगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख लेना रिटर्न ऑर्डर। 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉयर होता है जो ड्रॉ कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, एक मतलब मेकर हो गया, एक ड्रॉई हो गया, एक ड्रॉर हो गया। 3 पार्टीज होती है। मेकर मतलब जिसने बनाया है, एक जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, और तीसरा जिसके जो पैसे विड्रॉ करेगा। अब ये हुंडीज क्या होता है, अभी के लिए तो बस याद रख लेना। अगर इंटरनेट पे गूगल पे डालोगे ना हुंडीज, तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पुराने टाइम में चला करती थी, आज की डेट में नहीं होती है। एक डॉक्यूमेंट होता है, काइंड ऑफ चेक ही कह लीजिए आप, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें हम ऑर्डर किया करते हैं। बहुत पुराने से पेपर आपको दिखेंगे उसमें, तो काइंड ऑफ वो चेक ही होता है। बट प्रीलिम्स के लिए अभी आपको क्या याद रखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2C में दिया हुआ है लिमिटेशन लॉ में, और इसमें हुंडी एंड चेक जो होता है वो इंक्लूडेड रहता है। अभी प्रोमिसरी नोट भी पढ़ेंगे हम, आगे देखिए। पहले प्रोमिसरी नोट ही पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि रिलेट हो पाए। के में देखिए, 2K में प्रोमिसरी नोट लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ ही पढ़ेंगे इसको। ये लिख देना रिटर्न, रिटर्न प्रॉमिस। ये क्या हो जाएगा, रिटर्न प्रॉमिस मींस एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय मेकर एंगेजेस एब्सोल्युटली टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड और ऑन डिमांड और एट साइट। यानी कि यहाँ पे एक प्रॉमिस किया जा रहा है एब्सोल्युटली। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऑन डिमांड, और या जो डेट मैंने यहाँ पे लिमिट कर दी है, विद इन दिस पीरियड जब आप मुझसे मांगोगे मैं आपको वो पैसे दे दूंगा। ये प्रॉमिस हो रहा है, बट यहाँ पे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। ये अनकंडीशनल है, एब्सोल्यूट है, क्योंकि मैंने ही प्रॉमिस किया, मैंने ही पैसा देना है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बैंकर को ऑर्डर किया है, बैंकर उसको फर्दर अप्रूव करेगा। बैंकर चेक करेगा कि आपके सिग्नेचर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बैंकर चेक करेगा कि क्या आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स है या नहीं है, क्या ये जो चेक आपने ड्रॉ किया हुआ है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या ये अभी भी वैलिड है या नहीं है, क्या ये सीरियल नंबर आप ही को इशू, बहुत सारी चीजें हैं जो वो चेक करेगा। इसमें ऐसा नहीं होता, ये एब्सोल्यूट होता है। बस इतना याद रख लेना, एक तो सेक्शन 2K में दिया हुआ है और 2C में दिया हुआ है, और साथ में याद रख लेना ये एक रिटर्न प्रॉमिस है और वो एक रिटर्न ऑर्डर है। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, उसमें 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, आगे देखिए।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बॉन्ड, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो तो नहीं है। हाँ, देखिए, आपने कभी अगर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो तो आपने ये सुना होगा कि वो बॉन्ड साइन करवा रहे हैं यार, है ना। इवन जुडिशरी की जॉब जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो एमपी स्टेट करवाती होती है, सारी स्टेट्स नहीं करवाती है। जैसे एमपी में आपने JM2C लगना है, तो वो आपसे JM2C लगते हैं ना वहाँ पे, पहले सेकंड क्लास लगते हैं, फर्स्ट क्लास नहीं लगते हो। तो आपसे 3 साल का बॉन्ड साइन करवा लेंगे, 3 या 2 साल का पीरियड है। आप वो 3 साल या 2 साल से पहले अगर जॉब छोड़ देते हो, तो जो बॉन्ड की अमाउंट है आपको उन्हें पे करनी पड़ेगी। जो बॉन्ड की अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आफ्टर द पीरियड करते हो, देन देयर इज नो ऑब्लिगेशन, क्योंकि पीरियड खत्म हो गया ना। तो बॉन्ड एक ऑब्लिगेशन होता है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं कि अगर ये काम या ये लैप्स मुझसे होता है तो आई विल पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट। क्रिमिनल साइड पे अगर हम देखें, बेल बॉन्ड वगैरह भरे जाते हैं, उसमें भी तो यही है, जो श्योरिटी आपका बेल बॉन्ड भर के दे रहा है, या तो पर्सनल बॉन्ड होता है या बेल बॉन्ड। अब जज साहब ने तो कह दिया ना 20-20 के 2 ले आओ, मतलब 20-20 की 2 श्योरिटीज ले आओ वहां पे। तो 20-20 की 2 श्योरिटीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 20-20 की 2 श्योरिटीज का मतलब हुआ, जो वो 2 लोग आपकी बॉन्ड भर रहे हैं वहां पे, आपके बिहाफ पे श्योरिटी दे रहे हैं, वो 20,000 की अपनी एक प्रॉपर्टी काइंड ऑफ बॉन्ड की फॉर्म में वहां पे रखेंगे, कि अगर कल को आप कोई लैप्स करते हो, नहीं प्रेजेंट होते हो कोर्ट में, तो उनकी वो प्रॉपर्टी को फोरफिट कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या कर रहे हैं, अ पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर। मैं अब ये जरूरी नहीं कि कोर्ट को ही देनी है बॉन्ड, तो कुछ भी, मैंने आपको प्राइवेट जॉब का एग्जांपल दिया, उसमें भी तो बॉन्ड करते होते हैं। जॉब को छोड़िए, अदरवाइज हम किसी को बॉन्ड दे रहे हैं। तो वो कह रहे किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट जहां पे कोई पर्सन क्या कर रहा है, ऑब्लाइज कर रहा है हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शेल बी वॉइड। उसमें एक कंडीशन डाली जा रही है। पहले कह रहा है एक ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जा रहा है कि आई विल पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट, बट ये मेरा ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये कंडीशन लिखी जा रही है कब? इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड, अगर वो स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म हो जाएगा, और इज नॉट परफॉर्म्ड एज द केस मे बी। वहां पे कंडीशन डाल दिया कि मैं ये बॉन्ड साइन कर रहा हूं कि मैं तेरे को 50,000 रुपया दूंगा, कब? अगर मैंने जॉब छोड़ दिया। मतलब हम कर रहे हैं ना कि प्राइवेट में भी आप कह लीजिए कि मैं 50,000 पे करूंगा अगर मैंने जॉब छोड़ दिया। तो इफ स्पेसिफाइड, जो हमने कंडीशन किया हुआ है वहां पे, अगर वो स्पेसिफाइड एक्ट हो जाता है, मतलब मैंने जॉब नहीं छोड़ा, वो लैप्स हो गया पीरियड, लिखा हुआ है ना कि अगर स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड या नॉट परफॉर्म्ड। मैं अब वहां पे छोड़ने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैंने छोड़ दिया देन आई विल पे यू। और दूसरी सिचुएशन, वो कह रहा है कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर ये चीज नहीं हुई देन आई विल पे यू। अब जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि आपने साइन करवाया मुझसे बॉन्ड, मैं एक जॉब के लिए आपके पास आया हूं, 2 साल का बॉन्ड आपने साइन करवा लिया। मैंने कहा कि 2 साल से पहले मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर छोड़ा तो आई विल बी लाइबल फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट। बट 2 साल का टेन्योर क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, और मैंने जॉब को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो बॉन्ड मैंने भरा था वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वो बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा, एक तरह से आप कह लेना। वो मेरा जो ऑब्लिगेशन है दैट शेल बी वॉइड। बॉन्ड का मीनिंग क्लियर हो गया? बॉन्ड का मतलब है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं अपने लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा हूं कि ऐसा होने पे आई विल पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट, या ऐसा ना होने पे आई विल पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट, और उस एक्ट के हो जाने के बाद मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, वो मेरा ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम पीरियड वहां से निकल चुका है और मैंने डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए, सेक्शन याद रख लेना। एप्लीकेंट आपने पढ़ लिया था। डिफेंडेंट देखिए क्या होता है। डिफेंडेंट इंक्लूड्स, सेम उसी की तरह, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom defendant derives his liability to be sued।
एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ याद क्या रखना है प्रीलिम्स के लिए, एक तो 2E याद रख लेना, इसमें 2E डिफेंडेंट दिया हुआ है और A में आपको एप्लीकेंट दिया हुआ है। सिर्फ सेक्शन याद रख लेना, बीच में तो आपको याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ईजमेंट। ये सिर्फ मैं आपको अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पढ़ा रहा हूँ डेफिनेशन लिखते हुए, फिर थोड़ा सा डिटेल में इनको नहीं जाएंगे, डेफिनेशंस को नहीं, बट जो इंट्रोडक्शन ऑफ द लिमिटेशन लॉ है वो हम डिटेल में लिखेंगे। ईजमेंट देखिए, ईजमेंट्री राइट पता है आपको क्या होता है? दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं ओनर नहीं हूँ उस प्रॉपर्टी का, बट दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा राइट क्रिएट हो गया। और आपने कई बार ही देखा होगा ना, विलेजेस में क्या होता है, जैसे आपका एक ये घर है, दूसरे का घर है यहाँ पे, ठीक है, बट रास्ता ये जा रहा है, तो इस रास्ते से जब उसको जाना है बाहर, ये मेन रोड है, तो ये आपकी बाउंड्री है, आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ से होके ही जाना पड़ेगा उसको। तो भले ही ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपकी प्रॉपर्टी है, बट दूसरे का राइट ऑफ एंजॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जिसको हम ईजमेंट्री राइट कहते हैं। ईजमेंट का मतलब विद दी पैसेज ऑफ टाइम भी हो सकता है, ये दूसरे पर्सन का एक राइट वहां पे क्रिएट हो गया कि वो आपकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, हालांकि वो ओनर नहीं है, बट आप इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी जो है, आप इस प्रॉपर्टी को ब्लॉक नहीं कर सकते सामने वाले के लिए, उसका ईजमेंट्री राइट है। ईजमेंट के लिए एक हमारे पास ईजमेंट एक्ट है अलग से, यहाँ पे डिफाइन क्यों किया गया है, क्योंकि हम आगे चल के सेक्शन 25-26 पढ़ेंगे, वहां पे इसको फिर दोबारा से रिलेट करेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए। 2F में हमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, 2F में दिया हुआ है, ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो यही प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, ईजमेंट राइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट तो वो हो गया ना जब दो पार्टीज ने, एक ने ऑफर किया दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, वहां तो कंसिडरेशन होता है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये तो रास्ता वो कितने सालों से यूज कर रहा था, इसलिए उसका ईजमेंट्री राइट वहां पे आ गया। तो ईजमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होगी, ये याद रख लेना। यही लिखा हुआ है, ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट by which one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। basically आप क्या कर रहे हो, soil, that soil is belonging to another person, that land is belonging to another person and you are taking the एडवांटेज ऑफ दैट, आप एंजॉय कर रहे हो उसको, इसको कहते हैं ईजमेंट। अब ये जो लैंड थी ये आपकी थोड़ा ना थी, आपकी तो ये वाली लैंड है, बट आपने रास्ता यहीं से होके जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी बाउंड्री है, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरफ घर है सपोज, तो आपके पास तो रास्ता नहीं है ना उस तरफ से, जाना आपको यहीं से ही पड़ेगा और उसको आपको रास्ता देना पड़ेगा। आपने भले ही उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि ईजमेंट्री राइट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा ना आते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना कि जो ईजमेंट्री राइट है, नॉट अराइजिंग, नॉट को अंडरलाइन कर ले, नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप दूसरे की सॉयल से, दूसरे की लैंड से कुछ बेनिफिट ले रहे हो, उसको कहते हैं ईजमेंट्री राइट। अब आपको तो मैंने सिर्फ एक बेनिफिट बता दिया ना कि लाइक यहाँ से रास्ता निकला हुआ है, बट जब हम 24-25 पढ़ेंगे इसके साथ, सॉरी 25-26 जब हम इसके साथ पढ़ेंगे, तब फिर डिटेल में हम ये बाकी के जो बेनिफिट्स की बात हो रही है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ मीनिंग याद रखना कि ईजमेंट हमें कहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन कंट्री बताने की भी जरूरत नहीं है, मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। नेपाल इज अ फॉरेन कंट्री, पाकिस्तान इज अ फॉरेन कंट्री, एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, सब फॉरेन है। आगे देखिए, गुड फेथ, आपने बीएनएस में आईपीसी में डेफिनेशन पढ़ी होती है गुड फेथ की, सेम है। नथिंग शेल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। यानी कि गुड फेथ में वो चीज तब होगी व्हेन इट इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। व्हेन प्रॉपर केयर एंड अटेंशन इज नॉट टेकन देन इट इज नॉट डन इन गुड फेथ। ठीक है, याद रख लेना सिर्फ सेक्शन सेक्शन।
प्लेंटिफ क्या होता है, हमने अभी डिफेंडेंट पढ़ा था अगर आपको याद हो, एप्लीकेंट पढ़ा, प्लेंटिफ पढ़ा, मतलब पढ़ रहे हैं, डिफेंडेंट हम पढ़ चुके हैं। एप्लीकेंट वो होता है जो पिटिशन लगाता है। देखिए अलग अलग टर्म्स हैं अगर आपको पता होगा, एक होती है पिटिशन, एक होती है एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन लगा रहा है, जो पिटिशन लगा रहा है, उसको एप्लीकेंट कहते हैं। आपको याद होगा जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बार बार पढ़ा कि डिवोर्स की पिटीशन लगानी पड़ेगी। फिर मेंटेनेंस अगर उसी में आपको लगानी है, मेन रिलीफ क्लेम किया हुआ है तो इंसरली लगाया करते थे हम, उसके लिए एप्लीकेशन लगाते थे। तो भले ही आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, भले ही आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में आपको कहा जाएगा एप्लीकेंट। आप सूट फाइल कर रहे हो, सूट अलग चीज हो गई ना, सूट फाइल कर रहे हो, क्या होता है सूट ऑफ सिविल नेचर, वो फिर सीपीसी में हमने डिटेल में किया हुआ है, या जिन्होंने नहीं किया तो कर लेंगे। अब सूट फाइल कर रहे हो तो उसको कहा जाता है प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसको कहा जाता है डिफेंडेंट। एप्लीकेंट हो गया, और जो दूसरी पार्टी हो जाएगी वो रिस्पोंडेंट हो जाएगा। अगर कोई अपील फाइल कर रहा है उसको हम कहेंगे एपिलेंट। ठीक है, तो ये एक ही पर्सन के लिए, यानी कि जो पक्ष फाइल कर रहा है दूसरे के ऊपर, उसके अलग अलग नाम है और कुछ भी नहीं है। तो अब अगर कोई सूट फाइल कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं। तो प्लेंटिफ इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom plaintiff derives his right to sue, any person whose estate is represented by plaintiff as executor, administrator और अदर। डेफिनेशन तो सबकी सेम है, कोई वो नहीं है, बस आपको याद क्या रखना पड़ेगा, सेक्शन, क्योंकि बीच में से अगर प्रीलिम्स में कुछ पूछ लिया तब आपको पता होगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन नंबर ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, उसका तरीका मैंने फिर भी आपको बता दिया कि अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, बाई चांस कंफ्यूज हो रहे हुए तो ऐसे में चेक कर लेना उसको। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सच कहूँ तो ये बच्चों को पता ही नहीं होता, आपने भी अगर पहले लिमिटेशन किया हुआ है तो हो सकता है पता हो, पर हो सकता है ना भी पता हो। 2J, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से इंपॉर्टेंट, देखिए दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक होता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। दोनों चीजें यहीं पे डिफाइन की गई है। 2J में आपको बताया गया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 2J में ही आपको डिफाइन किया गया है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जब आप बेयर एक्ट आपका लिमिटेशन का देखते हो ना, निकालिए, लास्ट में निकालिए, बिल्कुल लास्ट में एक स्केड्यूल आपको दिया हुआ है बेयर एक्ट में, जहां पे आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा हुआ है हर जगह पे, जहां आपको पीरियड ऑफ आर्टिकल्स लिखे होंगे, फिर एक कॉलम बना होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन का। मैं भी निकाल दूं क्या, पूरा हिल जाएगा वो बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट में देखिए सिर्फ एक बारी, टेबुलर सी फॉर्म में बना हुआ है ना, एक जगह पे बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिखाइए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर आप इसमें सेंटर वाला ये देखोगे ना, ये लिखा हुआ है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये लिखा हुआ है। यानी कि पहले तो ये याद रख लेना, अपने बेयर एक्ट पे लिखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट इक्वल टू प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही चीज नहीं है। आप जब बेयर एक्ट में पढ़ते हो, सपोज कीजिए आपको किसी चीज के लिए लिखा हुआ है कि सूट फाइल करने के लिए, रिकवरी सूट आपने फाइल करना है, मनी रिकवरी सूट फाइल करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां पे दिया हुआ है आपको 3 इयर्स। मनी की जब रिकवरी का सूट होता है उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको दिया हुआ है 3 इयर्स। सपोज कीजिए कॉज ऑफ एक्शन, ये 3 इयर्स कब से होते हैं, साथ वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि 3 साल कब से शुरू होंगे, जब से कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो रहा है तब से ये 3 इयर शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको पैसे दिए, आपने कहा था कि आज की डेट में, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हमारा, आपने बदले में कोई चीज़ मुझे दिया और मैंने अभी पैसे दिए नहीं, मैंने कहा था कि मेरे को टाइम दीजिए आज, यानी कि 31st लास्ट डेट थी, 31st तक मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। मैंने आपसे आपकी गाड़ी खरीद ली, सपोज कीजिए 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी मैंने, पैसे नहीं दिए हुए अभी आपको, मैंने 1 लाख दे दिया था, 4 लाख के लिए मैंने कहा कि मैं 31st ऑफ दिसंबर से पहले पहले आपको दे दूंगा।
देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये, क्यों, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है। बट अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आप मेरे ऊपर रिकवरी का सूट डालोगे, ब्रीच वगैरह का डालोगे, वो अलग चीजें हो गई है। आप अगर आपको पैसे चाहिए तो मनी रिकवरी का सूट डाल सकते हो ना। कॉज ऑफ एक्शन किस दिन अराइज हुआ, 1 तारीख को। 31 तारीख तक तो मेरे पास टाइम था ना, 31 तारीख की रात के 12 बजे तक, जब तक मैं आपको न्यू ईयर विश नहीं कर लेता तब तक तो मैं आपको पैसे दे सकता था। अब मैंने नहीं दिए तो 1 तारीख शुरू हो गई है, इट मीन्स कि जो डेडलाइन थी, जो हमारा एग्रीमेंट था, वो हो गया। अब 1 तारीख से लेके यानी कि फर्स्ट ऑफ जनवरी को मेरी फेवर में आता है कॉज ऑफ एक्शन। लिमिटेशन पीरियड कितना है इसका, 3 साल। 3 साल का मतलब 25, 26, 27। मेरे को 31 ऑफ 12 27 से पहले पहले या इस डेट तक मुझे क्या करना है, आपके ऊपर रिकवरी सूट डालना है। इस पीरियड के बाद मैं सूट नहीं फाइल कर पाऊंगा। मेरे देखिए ना, ये 3 इयर्स का पीरियड है। कौन सा पीरियड है ये प्रेस्क्राइब्ड, सॉरी, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। ये कहाँ दिया हुआ है, बेयर एक्ट के बैक साइड पे दिया हुआ है, आपको स्केड्यूल में दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी से रिकवरी करनी है मनी की तो 3 साल का पीरियड है। कहाँ से, कॉज ऑफ एक्शन से। कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल का पीरियड ये खत्म हो रहा है। बट जब हम ये पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जब हम ये पीरियड कैलकुलेट करेंगे सेक्शन 12 से ऑनवर्ड्स हमारे पास कुछ प्रोविजंस दी हुई है जो पीरियड को हमें एक्सक्लूड करना होता है। इवन आप कह लीजिए 4 ऑनवर्ड्स ही चल पड़ता है वो। सेक्शन 4 से आगे जो हमारे पास कुछ प्रोविजंस दी हुई है 24 तक, उस पीरियड को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल सपोज 31 ऑफ 12, और होगा भी, कोर्ट तो बंद होगा ना, विंटर वेकेशन चल रही हैं। कोर्ट ने खुलना है सपोज कीजिए सेकेंड को, 2 जनवरी 28 में कोर्ट को खुलना है। तो मेरा तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 31 को खत्म हो गया ना, मुझे तो यहां तक फाइल करना था। बट जिस दिन मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है उस दिन कोर्ट ही जब क्लोज था, तो मेरी क्या गलती है इसमें, मैं तो फाइल करने जा सकता था ना, कोर्ट बंद था। तो ये मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगा इस डेट तक। इसके अलावा आपको बहुत सी सिचुएशंस ऐसी दी हुई है जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि देयर देयर इज सर्टेन पीरियड जिस पीरियड को हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल पीरियड निकालने के लिए। जैसे अभी मैंने यहाँ से ये 2 दिन का पीरियड इसमें प्लस किया ना, उस चीज़ को करने के लिए कुछ पीरियड मुझे प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जब मुझे एग्जैक्ट कंप्यूटेशन करनी है इस चीज़ की कि मैं कब तक सूट फाइल कर सकता हूँ या मैं कब तक वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। तो वो प्लस माइनस करने के बाद देखिए, ये आपको दिया हुआ था 3 इयर्स का पीरियड, कौन सा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन में जब मैं प्लस माइनस कर लूंगा ना, जो बैलेंस मेरे पास आएगा उसको हम कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड मतलब, जहां पे भी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है जो स्केड्यूल में पीछे आपको दिया हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब है वो पीरियड प्लस माइनस करने के बाद। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो मेरे पास 3 इयर्स है, इसमें मैंने प्लस किए, 1 दिन और 2 दिन प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, सेकंड तक तो मेरे पास टाइम है ना। तो 2 दिन मैंने 2 डेज यहाँ पे प्लस किए, तो 3 इयर्स प्लस 2 डेज मेरे पास आता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो जब हम ये सेक्शन पढ़ेंगे ना, 4 ऑनवर्ड्स हमने सेक्शंस पढ़ने हैं, वो सेक्शन जब हम यहाँ से प्लस माइनस करके निकाला करेंगे अमाउंट, वो निकला करेगी प्रेस्क्राइब। जिस तरह से ग्रॉस और नेट अमाउंट नहीं हो जाती है, ग्रॉस अमाउंट का तो पता है ना, माइनस कर देते हैं, नेट आ जाता है डिडक्शंस माइनस करके। तो इस तरह से आप कह लीजिए ये नेट आ रहा है हमारे पास अमाउंट। आप कोई शॉप में कोई चीज़ परचेज करने के लिए गए, आपने देखा उसका प्राइस कितना है। जैसे कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो बिल उसमें प्राइस तो लिखा होता है 500, बट जब बिल आता है तो वो आ जाता है हमारे पास 540 रुपये। ये 40 रुपये किस चीज़ के हो रहे हैं, जीएसटी के, पॉपकॉर्न के ऊपर। चलिए जीएसटी के पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस करने के बाद आ रहा है हमारे पास,
इस वाली अमाउंट को हम कह रहे हैं कि ये है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। यानी कि जो स्केड्यूल में पीछे आपको दिया हुआ है ना, वो पीरियड है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बट जब आपने फाइलिंग के पर्पस से, जब आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है, उस पर्पस के लिए जब हम पढ़ेंगे तो वहां हमें दिया होगा हमेशा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। आगे चल के जब हम बेयर एक्ट में पढ़ रहे होंगे ना कि फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग प्रेस्क्राइब्ड पीरियड दीज पीरियड्स आर टू बी डिडक्टेड, तो समझ आना हम इस माइनस प्लस करने के बाद वाले पीरियड की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द स्केड्यूल। ये तो अभी देखा हमने, जो स्केड्यूल है वो बैक साइड पे आपको दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, वो देख लिया हमने। तो उस स्केड्यूल में जितना भी पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है किस चीज के लिए, किसी सूट के लिए, किसी अपील के लिए या फिर किसी एप्लीकेशन के लिए, उसको हम कह रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बट प्रेस्क्राइब्ड के लिए क्या होगा, देखिए, एंड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कौन सी प्रोविजन? सेक्शन 4 से लेके 24। सेक्शन 4 से लेके 24 में हमें ऐसा पीरियड दिया हुआ है जो हमें प्लस माइनस करना है। तो जब हम इसके अकॉर्डिंगली पीरियड की कंप्यूटेशन करेंगे उसको हम कहेंगे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। इसको मत भूलना कभी भी, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे ना प्रोपोजिशंस पूछ लेता है लिमिटेशन से, और हाई चांसेस रहते हैं लिमिटेशन से जब आपसे प्रोपोजिशन पूछा गया तो वहां पे आपको ये चीज मेंशन करके आनी है कि बोथ आर डिफरेंट पीरियड, क्योंकि सच में बच्चों को नहीं पता होता है। उनको फिर ये तो पता होता है कि चलो ठीक है प्लस माइनस करना है, उनको लगता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों अलग। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो यहीं लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आएगी? जब प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। उसने लिख दिया प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बताइए क्या होता है? एज प्रोवाइडेड बाय द शेड्यूल। तो हम वहीं पे टिक कराएंगे, हाँ जी शेड्यूल में दिया तो होता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। 3 साल दिया हुआ तो 3 साल प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तो हो गया। बट आपका गलत ये नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होते। यहीं लिख लेना बेयर एक्ट पे ऊपर कि बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रॉमिसरी नोट हमने पढ़ लिया है। सूट देखिए, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। पूरे आपको पता है, अभी बताया वैसे मैंने आपको, 1908 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया? कंसोलिडेट किया गया। किस टॉपिक को? लिमिटेशन लॉ के ऊपर सूट, अपील और एप्लीकेशन के टॉपिक को कंसोलिडेट किया गया। आज भी कंसोलिडेटेड है। जो पूरा लिमिटेशन लॉ हम पढ़ने वाले हैं ना, हम 3 चीजों के ऊपर इस लिमिटेशन लॉ को पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई चौथी चीज हमारे पास नहीं आएगी। जितना भी लिमिटेशन पीरियड आपको दिया हुआ है स्केड्यूल में, या फिर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आप कंप्यूट करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस सिचुएशन में होगा? अपील, एप्लीकेशन और सूट में। और तीनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। टॉट प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना सिर्फ। ठीक है, टॉट मींस सिविल रॉन्ग, ये तो सबको ही पता होता है। सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। याद रख लेना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दिया तो दैट इज नॉट अ टॉट, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या किसी ट्रस्ट को आपने ब्रीच कर दिया, दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसको टॉट नहीं कह दोगे आप। टॉट तो होते जो सोसाइटी, सिविल रॉन्ग आप कर रहे हो। तो सिविल रॉन्ग तो सबको पता होता है। टॉट आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, बताइए कि जो टॉट है डज नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बोथ बोथ ऑफ दीज, या इंक्लूड्स बोथ ऑफ दिस, ऐसा कुछ दे देगा। तो याद रख लेना टॉट अलग है, और ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो फिर उसकी अलग रेमेडी है। हमारे पास दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लास्ट, ट्रस्टी। ट्रस्टी डज नॉट इन, अगेन डज नॉट इंक्लूड, मतलब ट्रस्टी तो पता है ना आपको क्या होता है। मैंने एक क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है आपको। एसआरए करते हुए हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ट्रस्टी, क्योंकि जब हम वहाँ पे सेक्शन 11 पढ़ते हैं तब मैंने आपको बताया था, फिर बताऊंगा जब एसआरए करोगे कोई। तो ट्रस्टी, देखो ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, एक क्रिएटर है वहाँ पे,
दूसरा, जिसकी फेवर में किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दिया, मंदिर में, ट्रस्ट में। मैंने किसी एक्स को बोल दिया कि इसमें सिर्फ ये पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ये इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक भरोसा यानी कि ट्रस्ट क्रिएट किया कि वो मेरी प्रॉपर्टी का जैसा मैंने कहा है वैसा यूज करेगा। तो वो कह रहे ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी वो पर्सन हो गया ना जिसको मैंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी का सिर्फ ये यूज करना है। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता ट्रस्टी में? बेनामीदार। बेनामीदार कौन होता है? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। ये जब हम टीपीए पढ़ेंगे ना, तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, 43 बिल्कुल, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेनामीदार क्या होता है। मैंने सपोज मेरे पास पैसा है, ठीक है, और मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है। अब मुझे पता है अपने नाम पे खरीदा तो मैं तो पहले ही इतना कुछ खरीद चुका हूँ, तो मुझे तो पूरी एक एक डिटेल देनी पड़ेगी, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी और के, मैं अपने भाई के नाम पे, बहन के नाम पे, किसी के नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूँ। पैसा मैं ही दे रहा हूँ, बट शो किया जा रहा है कि उसी ने पैसा दिया, उसी की प्रॉपर्टी है। तो बेनामीदार उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहा है बेनामीदार ट्रस्टी नहीं होता है। फिर अ मोर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मोर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड और अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल, ये कोई भी ट्रस्टी में इंक्लूड नहीं होंगे। ट्रस्टी में तो वो इंक्लूड होगा जिसकी फेवर में मैंने बाय एग्रीमेंट ऑफ ट्रस्ट कोई चीज दी हुई है। अब यहां तो ये देखो, ना तो बेनामीदार, बेनामीदार तो मैं एक ट्रांजैक्शन करवा रहा हूँ उसकी फेवर में, ट्रस्टी थोड़ा ना बना सकता हूँ। फिर मोर्टगेजी, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया फिर भी पोजेशन में बैठा हुआ है, तो उसको ट्रस्टी तो आप नहीं कहोगे। और एज इट इज अगर मेरी प्रॉपर्टी पे किसी का रॉन्गफुल पोजेशन है तो उसको ट्रस्टी तो एटलीस्ट नहीं कह दोगे। तो क्या चीज इसमें नहीं इंक्लूड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सेक्शन हो सकता है कि रेयर चांसेस की यहाँ से कम पूछे आपसे, बट क्या नहीं इंक्लूड, तीनों में यही लिखा है देखो, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड एंड डज नॉट इंक्लूड। तो तीनों का बस ये याद रख लेना कि क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। सब में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करो तो फिर वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो बार बार इसको फिर रिलेट भी करेंगे इस चीज़ से। थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें लिखिए। किसी का डाउट है? अगर ये क्वेश्चन, पारुल का डाउट है, अगर ये क्वेश्चन आरजेएस में आ गया कि क्रिमिनल पे लगता है या सिविल पे लगता है या दोनों पे लगता है, तो क्या आंसर करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंगली दोनों पे करना चाहिए आपको। भले ही आपको एमसीक्यूज की बुक्स ट्राई करोगे ना आप, मिल जाएगा नंबर ऑफ बुक्स में कि सिविल पे लगता है, बट अगर आप जजमेंट्स देखोगे, फिर जो वो हाई कोर्ट की भी जजमेंट बता रहा हूँ, वेल रीजन जजमेंट है, ऐसे नहीं है, उन्होंने डिटेल में। और जब आपको ये पढ़ाऊंगा तो मैं बीच में ही प्रोविजन आपको दिखा दूंगा कहाँ दोनों पे लग रहा है वो। अगर आप वैसे भी आर्टिकल अभी निकालोगे तो आपको अपील के मिल जाएंगे, क्रिमिनल साइड पे अपील डालने के, उसकी भी तो प्रोविजन दी है। और जो स्केड्यूल इट इज अ पार्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उससे अलग थोड़ा ना है, ठीक है। तो हम्म, वो भी दिया हुआ है, वो सिर्फ उसके लिए, जर्नल लॉ के लिए ना, अदरवाइज तो नहीं है वो, ठीक है। जब ये हो जाएगा आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा पारुल इसका। इसमें दो तीन चीजें लिखी है आप पहले तो। लिमिटेशन लॉ, एक मिनट, बेयर पे भी लिख लेना ये चीजें कि जितनी बारी आप रिवाइज करो। बेयर पे भी लिख लेना। कुछ पॉइंटर्स हैं, हेडिंग कर लेना, पॉइंटर्स फॉर प्रीलिम्स। लिमिटेशन लॉ इज लेक्स फॉरी, दैट इज
लॉ ऑफ फॉरम ब्रैकेट्स में कर लेना, बी एस से 2023 ऑल्सो लेक्स फॉरी, सिर्फ याद रह जाएगा, तब दोनों को इकट्ठा लिखवा रहा हूँ यहाँ पे आपको। सेकंड लिखिए, द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज एन एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोसीजरल लॉ, इट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए देखो, मैं तो यही लिखवा रहा हूँ और यही आंसर भी है इसका। आप जब पूरा एक्ट पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, बट मैंने इसकी हिस्ट्री आपको इसलिए बता दी, कल को आप एमसीक्यूज की बुक्स ट्राई करोगे तब ना माइंड में आ जाए ना कि सर ने तो दोनों लिखवा रखे और यहाँ पे सिर्फ सिविल पे टिक किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने वो डिटेल आपको बता दिया, अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। इसमें लिखिए, देयर वॉज नो डेफिनेट लॉ ऑफ लिमिटेशन बिफोर 1859। इसमें लिखना ब्रैकेट्स में, इन 1859 फर्स्ट टाइम एन एक्ट ऑन द सब्जेक्ट was passed before 1859 and after 1793, that is 1793 से लेकर 1859 के पीरियड के बीच में there were certain regulations, there were certain regulations for fixing the period of limitation। फिर लिखना, in 1908 first time the law relating to limitation of suits, appeals and applications were consolidated। consolidated ब्रैकेट्स में लिख लेना, that is brought together। फिर लिखना, as the act of 1908 was outdated, accordingly this act of 1963 replaced the earlier act of 1908।
द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, बताइए, रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, थर्ड रिपोर्ट। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, थर्ड रिपोर्ट। फिर लिखना लिमिटेशन एक्ट इज एग्जॉस्टिव। अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्या होता है? विच कवर्स एवरी आस्पेक्ट, ठीक है। लिमिटेशन लॉ के लिए हमारे पास यही एक्ट है, और ये एज फार एज सूट्स, अपील और एप्लीकेशंस आर कंसर्न्ड, इट इज कवरिंग एवरी आस्पेक्ट। बट हमने दूसरी साइड पे बीएसए स्टार्ट किया, बीएसए इज नॉट एग्जॉस्टिव। लिख लेना ब्रैकेट्स में अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। हाउएवर बीएसए 2023 इज नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम चल रही है ना। प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल है, सिविल क्रिमिनल दोनों, सिविल क्रिमिनल दोनों, लेक्स फोर ही है ना। बट एक चीज़ अलग हुई है तो वो अलग से लिखवा दिया। इसमें लिखना केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1964। ये याद रख लेना, कंफ्यूज मत कर लेना कि 1963 का एक्ट है तो 63 में ही आएगा। बीएनएस जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएनएसएस जो है, तीनों के तीनों जो न्यू क्रिमिनल लॉज है 23 के एक्ट है, बट केम इनटू फोर्स 24 में आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये भी न्यू ईयर वाले दिन केम इनटू फोर्स हुआ, 1 जनवरी 1964 को पूछ लिया जाता है। फर्दर लिखिए। हम्म, हाँ, नहीं नहीं नहीं, उस इस हिसाब से थोड़ा ना एग्जॉस्टिव आप देखोगे उसको। वो तो बल्कि बता रहा है आपको कि हाँ सूट्स पे नहीं लगेगा, तो फिर वो तो आपको एग्जॉस्टिव ही हुआ ना। अगर कोई प्रोविजन दे रहा है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिमिटेशन लॉ इज कवर्ड हेयर, ठीक है। इस पे लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, द लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन लॉ लिख लेना, लिमिटेशन लॉ इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू मैगजिम्स। ये मैं पॉइंटर्स में लिखवा जरूर रहा हूँ, टू मैगजिम्स, बट याद रख लेना ये मैगजिम्स जो हैं, मेंस में भी आपको लिमिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, ये डाल के आनी है उसमें। फर्स्ट लिखिए, विजिलेंटिबस नॉन, मैंने पहले भी लिखवाई हुई है ना, डोरमिनेंटिबस एक्विटास सबवेनिट, VEN है ये, NIT, ठीक है। इसमें लिखिए दैट इज इक्विटी एड्स द विजिलेंट, नॉट दोज हु slumber on their rights। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इक्विटी उसकी हेल्प करेगी जो विजिलेंट है, ये नहीं कि सोए रहो और कभी भी जाग रहे हो कि है ना हमने भी तो केस करना था अब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सेकंड लिखिए,
इंटरेस्ट रिपब्लिके उत्सित फिनिस्लिटम। ये हमने कहाँ की है, पहले कौन बताएगा? रेस जुडिकाटा में किया हुआ है हमने, ये सीपीसी करते हुए यहाँ लिखना ऑल्सो इन रेस जुडिकाटा सीपीसी, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट requires that there should be an end to litigation, an end to litigation। ये वाली मैगजीन लिख देना ऑल्सो इन एसआरए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जहाँ जहाँ पे भी आपको अगर लग रहा है कहीं पे आ रही है तो उसमें आप साथ के साथ ही लिख लेना। ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्यों ये लॉ पास किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, बताइए। क्या ऑब्जेक्ट है? दो मैगजीम्स तो आ ही जाएंगी ना इसमें, ऑब्जेक्ट में तो ये मैगजीम्स तो आ ही जाएंगी दोनों में, देखो पर्पस हो रहा है। फिर भी लिख लीजिए इसके अलावा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज टू प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ, टू प्रिस्क्राइब पीरियड विद इन, टू प्रिस्क्राइब द पीरियड विद इन विच एग्जिस्टिंग राइट्स कैन बी enforced in courts of law, and to ensure that parties do not resort to dilatory tactics। मतलब कि डिले करने के लिए वो टेक्टिक्स कर रही है, डायलेटरी टेक्टिक्स, बट सीक देयर रेमेडी प्रॉम्प्टली। अपनी रेमेडी जल्दी से लें, ये नहीं कि डिले करने के लिए उसको लिंगर ऑन करे चले। इसमें लिख लेना ऑल्सो द अबव टू मैगजिम्स। जो ऊपर दो मैगजिम्स हैं वो भी आ जाएगी इसके ऑब्जेक्ट में। इसमें लिखना कि इसका नाम तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, बट वैसे लिख लेना नोट, द प्रिंसिपल ऑफ द एक्ट इज नॉट टू enable suits to be brought within certain periods, but to forbid
them being brought after certain period। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड आप सूट नहीं ला सकते। तो ये क्या कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड सूट नहीं लाया जा सकता। देयरफॉर देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द, हाँ जी नहीं मतलब नेक्स्ट में लिख लेना, मतलब कंक्लूजन टाइप है। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव। काफ़ी है इतना, इतना हम रिवाइज कर लेना। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट था ये सिर्फ, कल थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के, कल वही चलेगा। और परसों से फिर हम जो मेन सेक्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 ऑनवर्ड्स तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता ना, सभी करने वाला है। हालांकि यहाँ तक भी करना है बट ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑब्जेक्ट जरूर याद रख लेना, ऑल्सो फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है लिमिटेशन से, आप वो मैक्सिम से स्टार्ट करना, मैक्सिम्स लिख के आओगे, देख लेना रिलेट भी हो रही है। ये नहीं कि वो प्रोपोजिशन पूछ रहा है या कुछ आपने जबरदस्ती डाल दी कि डालनी डालनी है यहाँ पे, है ना, देख के अगर हो रही है वहाँ पे फिट तो पक्का से लिखनी है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड पीरियड ऑफ लिमिटेशन को डिटेल में शुभदीप हम कल की क्लास में, कल नहीं जब हम सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे ना, आने वाली क्लासेस में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, प्रोपोजिशंस करवाऊंगा बहुत सारी, उसमें आपका डिटेल में कवर हो जाएगा, आपको 1% भी डाउट रह नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अभी कल की क्लास में मिलते हैं, रिवाइज कर लेना तब तक। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है।